गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज है 9 सितंबर। आज हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को जो हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे निराला सम्मान 2024 प्रदान किया गया। तो जो निराला सम्मान 2024 है उसे किसे प्रदान किया गया है, तो विष्णु नागर जी को निराला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। ओके, देखिए निराला सम्मान जो है वो किसके याद में दिया जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की स्मृतियों में दिया जाने वाला यह निराला सम्मान जो है वर्ष 2024 के लिए प्रख्यात कहानीकार एवं व्यंग्यकार विष्णु नागर को प्रदान किया गया। जो निराला फाउंडेशन की तरफ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है और वर्ष 2024 के लिए यह प्रख्यात कहानीकार एवं व्यंग्यकार विष्णु नागर को प्रदान किया गया। ओके, ये कब प्रदान किया जाएगा, तो इसे निराला जी की जो पुण्यतिथि है 15 अक्टूबर, यानी कि 15 अक्टूबर 2024 को निराला जी के पुण्यतिथि के अवसर पर जो है इसे प्रयागराज में दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा, तो इसे प्रयागराज में दिया जाएगा। कब, 15 अक्टूबर 2024 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पुण्यतिथि पर। ओके, अब देखते हैं कि ये सम्मान क्यों दिया जाता है। तो देखिए यह सम्मान जो है कविता एवं कथा साहित्य में रचनाकारों के लेखन, उनके प्रगतिशील लोकतांत्रिक सरोकारों के आधार पर जो है इसका चयन किया जाता है। ओके, संस्था की ओर से इससे पहले निराला सम्मान जो है वो राजेश जोशी, दूसरा जो है चित्रा मृगदल और जो तीसरा है वो अरुण कमल को प्रदान किया जा चुका है। कहने का मतलब है कि संस्था की तरफ से जो निराला फाउंडेशन की तरफ से जो ये पुरस्कार दिया जाता है वो पहली बार जो है राजेश जोशी को, दूसरा जो है चित्रा मुग्दल और तीसरा जो है वो अरुण कमल को दिया जा चुका है। इसका मतलब कि जो विष्णु नागर जी को ये निराला सम्मान दिया जा रहा है वो 4th निराला सम्मान है जो विष्णु नागर जी को प्रदान किया जाएगा 15 अक्टूबर को प्रयागराज में। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, किस देश के द्वारा। तो देखिए ये अभी स्वीडन देश है जिसके द्वारा जो है वो 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो स्क्रीन टाइम है वो पूरी तरह से बैन कर दी गई है। ओके, समझते हैं। देखिए स्वीडन ने 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो स्क्रीन टाइम है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। किस देश के द्वारा, तो स्वीडन के द्वारा। अब स्वीडन तो अभी फ़िलहाल में बंद किया है, लेकिन इससे पहले भी अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे जो देश हैं इस तरह की एडवाइजरी जो है पहले ही जारी कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों के आँखों को बचाने के लिए इस तरह की जो एडवाइजरी है वो इन तमाम देशों द्वारा स्वीडन से पहले जारी की जा चुकी है। अब ये बंद करने के पीछे का कारण है कि रिसर्च हुआ और रिसर्च में पता चला कि ज़्यादा स्क्रीन के इस्तेमाल से जो छोटे बच्चे और टीनेजर्स हैं ना, उनमें स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहाँ तक कि ऑटिज्म भी हो रहा है। यानी कि ज़्यादातर मोबाइल स्क्रीन पे छोटे बच्चों का ध्यान आकर्षित होने से उनमें विभिन्न तरह की जो ये बीमारियां यहाँ पर बताई गई है वो उनमें आ रही हैं। इसी के लिए जो विभिन्न देश हैं उन्होंने स्क्रीन टाइम को पूरी तरह से अवैध घोषित करते हुए बंद कर दिया है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक एडवाइजरी में बताया गया है कि जो 2 से 5 साल तक के लिए बच्चे हैं वो मैक्सिमम जो है 1 घंटा अगर वो मोबाइल देखते हैं तो उनकी आंखें सेफ रहेंगी। जो 6 से 12 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए जो है दिन में 2 घंटे की जो अवधि वो निर्धारित की गई है और जो टीनेजर्स हैं उनके लिए जो है अधिकतम 3 घंटे जो हैं वो इस्तेमाल के लिए यहाँ पे अवैध बताए गए हैं। ओके, यानी कि ज़्यादातर मोबाइल का यूज करने से छोटों बच्चों में ये विभिन्न तरह की बीमारियाँ होने के कारण जो है इसे अवैध घोषित करते हुए स्क्रीन टाइम को बंद किए जाने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस देश में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। तो जो इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय है वो किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषणा की गई, किस देश में, तो सिंगापुर में। सिंगापुर में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। ओके, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी अभी ब्रुनेई की यात्रा पे थे, उसके बाद जब वो सिंगापुर आए हैं तो उनके द्वारा जो है इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। ये तो होगी इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। इसके साथ ही भारत का जो पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र जो है वो भी सिंगापुर में खोले जाने की सूचना दी गई है। यानी कि पहला तिरुवल्लुवर जो सांस्कृतिक केंद्र है उसे भी सिंगापुर में खोला जाएगा। ओके, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे सिंगापुर गए, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, सिंगापुर के, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री है लॉरेंस वांग। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग के साथ अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी एसीएम होल्डिंग लिमिटेड का भी उन्होंने दौरा किया। यानी कि एसीएम होल्डिंग लिमिटेड जो कि सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वहाँ पे दौरा किया गया। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे की गई है, सिंगापुर ऐसा पहला देश है जिसके साथ जो है इंडिया यूपीआई पर्सन टू पर्सन भुगतान सुविधा की मंजूरी दिया है। यानी कि सिंगापुर ऐसा पहला देश बनेगा जिसके साथ भारत जो है यूपीआई पर्सन टू पर्सन भुगतान सुविधा जो है वो शुरू करेगा, यानी वहाँ पे शुरू की गई है। ओके, तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या था कि इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय की स्थापना जो है वो सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा के बाद की जाएगी। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक सुधारों के तहत किस राज्य को टॉप अचीवर राज्य जो है वो घोषित किया गया है। बात करें अगर टॉप अचीवर राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य को जो है वो टॉप अचीवर राज्य की राज्य का सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। किसे, तो उत्तर प्रदेश राज्य को। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समझते हैं इसके बारे में। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के तहत यूपी जो है टॉप अचीवर राज्यों की सूची में बनकर उभरा है। ठीक है, टॉप पे है या ये उत्तर प्रदेश। अब जब यूपी टॉप पे रहा तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा वहाँ के जो यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंदगोपाल नंदी, उन्हें राज्य के टॉप अचीवर राज्य का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया, टॉप अचीवर राज्य का अवार्ड किसे देकर, तो यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी को ये सम्मान देकर सम्मानित किया गया। किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल के द्वारा। ओके, अब जो ये अवार्ड है इसे कहाँ पे प्रदान किया जाएगा, तो देखिए इस अवार्ड को दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। कब, तो दिल्ली में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आयोजित उद्योग समागम में यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। कुल मिलाकर याद रखना है कि यह अवार्ड जो है न्यू दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। जो गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो पहला सैनिक स्कूल है ना, उसका उद्घाटन जो है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। जगदीप धनखड़ जी जो कि राज्यसभा के सभापति हैं और हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा जो है गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का जो है उद्घाटन किया जाएगा। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि-4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे किया गया। तो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि-4 मिसाइल का जो सफल परीक्षण है ना, वो उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया, तो उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के चांदीपुर में अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो किया गया। इससे पहले जो इसका सफल परीक्षण पहली बार 2011 में किया जा चुका है। ओके, डिटेल से देखते हैं इसे। उड़ीसा तट के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पे, तो उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का सफल परीक्षण
किया गया है। अग्नि 4 मिसाइल की अगर हम मारक क्षमता की बात करें तो 3500 से 4000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। ओके, अगर इसका वजन देखें तो अग्नि 4 मिसाइल जो है इसका वजन जो है वो 17,000 किलोग्राम है, और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 66 फीट है। ओके, इसका वजन 17,000 किलोग्राम है और इसकी लंबाई जो है वो 66 फीट है। जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया, जो इसका पहला सफल परीक्षण था वो 15 नवंबर 2011 को हुआ था। 15 नवंबर 2011 कांग्रेस की सरकार में इसका सफल परीक्षण पहले एक बार हो चुका है, पहला सफल परीक्षण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि अपने करियर का 900वां गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं। टोटल अपने करियर में 900 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डिनो। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, ये पुर्तगाल के हैं। इनके द्वारा जो है अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ 900 गोल किया गया है। देखिए, ये 900 गोल जो है पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जो मैच हुआ, पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच मैच में इन्होंने अपने करियर के 900वें गोल को दागा है। मैच किसके बीच में हुआ, तो क्रोएशिया के बीच में मैच था। कौन सा कप, तो नेशंस कप में इन्होंने, नेशंस कप याद रखेंगे हम, नेशंस कप में इन्होंने ये अपने करियर का 900वां गोल दागा है। ठीक है, तो यहाँ से समझ लेते हैं कि ये मैच किसके बीच में आयोजित था, तो पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच में। इस मैच में पुर्तगाल की जीत भी हुई है। और ये कप कौन सा था, तो नेशंस कप में, नेशंस कप, जिसे नेशंस कप के थ्रू इन्होंने अपने करियर का 900वां गोल दागा है। किसने, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ नेशंस कप में। ओके, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया। तो जो जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड है उसे डॉक्टर दसारी राधिका, किसे, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर दसारी राधिका को जो है वो जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। ओके, समझते हैं। RINL की DGM कौन है, तो RINL की जो DGM है डॉक्टर दसारी राधिका, उन्हें जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, इस सम्मान की बात करें कि कहाँ दिया जाएगा, तो जो ये प्रतिष्ठित अवार्ड है वो नई दिल्ली में आयोजित इंडियन स्टेट कॉन्क्लेव 2024 में प्रदान किया जाएगा। यानी कि इस अवार्ड को भी जो है वो नई दिल्ली में ही प्रदान किया जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश के टॉप अचीवर राज्य को जो अवार्ड था नंद गोपाल नंदी को, इसे भी नई दिल्ली में ही प्रदान किया गया। वैसे ही जो ये जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड है इसे भी नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 2024 में प्रदान किया जाएगा। यानी 2024 तो चल ही रहा है, मतलब कि नई दिल्ली में से प्रदान किया जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर बनी है। तो बात करते हैं लॉरियल पेरिस। जो लॉरियल पेरिस है, आप सबको अगर हो सके तो याद होगा, इसका ऐड जो है वो पहले किसके द्वारा किया जाता था, तो ऐश्वर्या राय बच्चन जी के द्वारा इसका ऐड पहले किया जाता था। लेकिन अब ये इसकी एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो आलिया भट्ट को जो है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आलिया भट्ट को जो है वो लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पे, तो ऐश्वर्या राय बच्चन के स्थान पे आलिया भट्ट को लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, तो दोस्तों आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट बन सकते थे उन सबको हमने डिटेल वाइज अच्छे से डिस्कस किया। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता हो, दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में शेयर करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट आएंगे वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएंगे सबसे पहले। अगर दोस्तों अगर आप किसी चीज़ के किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि उसका प्रिपरेशन इस चैनल के थ्रू शुरू किया जा सके। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जय श्री राम।